नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है मुकाबला का। संभल का दंगा अब धीरे धीरे शांत होने लगा। संभल अब संभलने लगा है। हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं, लेकिन अब राजनीतिक फिजा यहां पर गरमाने लगी है। सियासी वार पलटवार अब तेज होने लगा है। सत्ता पक्ष ये कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उपचुनाव में हुई करारी हार के बाद विरोधी हो गए हैं परेशान और उन्होंने ये दंगा भड़काने की साजिश कर दी। तो वहीं विरोधी ये कहते हैं कि योगी सरकार का प्रशासन पूरी तरह से फेल और लचर साबित हुआ, इसलिए ये दंगा भड़का। इमरान मसूद जैसे नेता ये कहते हैं कि क्यों आखिर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। तो महमूद मदनी जैसे नेता हैं जो ये कहते हैं कि अब अदालतों पर से हमारा विश्वास उठ गया है, दरअसल अदालतें ही बेईमान हो गई हैं। सत्ता पक्ष सवाल उठाती है। रवि किशन ये कहते हैं कि दरअसल ये खींच है, ये बौखलाहट है, ये चिड़चिड़ाहट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक उंदर की हार गई तो अब संभल में माहौल बिगाड़ने की ये साजिश हो रही है। क्या सही है, क्या गलत है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, दंगा किसने भड़काया और दंगा भड़काने के पीछे चाल किसकी, राजनीति है या महज लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये तमाम बातें जांच के बाद तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन तब तक ये जो सियासी वार पलटवार हो रहा है, सवाल यही कि संभल को संभलने से आखिर कौन रोक रहा है। झगड़े खड़े करने को अगर हम ज्यादा मना करते हैं तो इसका मतलब ये समझा जाता है, ये बताया जाता है कि ये वाकई ऐसा हुआ होगा, तभी ये घबरा रहे हैं कि सर्वे मत करो, ऐसा मत। ये घबराने की कोई बात नहीं, हमको कर लो सर्वे जो करना है। तो ठीक है, फिर होगा जो होगा देखा जाएगा। जो मुल्क के लिए किसी तरह अच्छा नहीं हम समझते हैं। अदालत बेईमानी कर रही है। खाली इंसाफ की बात तो ठीक है, ये शिकवा तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है। ये कहना चाहता हूं कि जो लोग मारे गए हैं वो शहीद हैं और उनके साथ जुल्म हुआ है, जानबूझकर मारा गया है। गलत बात है। प्रशासन कैसे, माननीय न्यायालय का आदेश था, उसको लेकर वहां पर जांच करने जा रहे थे। एक मोहल्ला पूरा घेर के हजारों लोग आके अब ईंट पत्थर जानलेवा हमला, बंदूक हथियार तलवार लेके आएंगे, ये तो गलत बात है। वह पूरा माहौल देखिए संगठित होता है। वहां के लोकल नेताओं में उन लोग आग झोंक देते हैं और बच्चे बेचारे मासूम बच्चे सब आ जाते हैं ईंट पत्थर बंदूक लेके तलवार लेके। यही कश्मीर में होता रहा, वहां अब ये लोकल नेता सब संभल के यही कर रहे हैं। गलत बात है ना ये। कितने लोग सस्पेंड हुए? इतना बड़ा दंगा हो गया, अब तक कितने लोग सस्पेंड हुए? कितने लोगों को? 5 लोगों की मौत हो गई। जिम्मेदार कौन है? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? आप गिरफ्तारी कर ली, ये कर ली, इससे क्या मतलब है? आप इधर उधर की बात कर रहे हो। इधर उधर की बात से कोई फायदा नहीं है। और मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी चूंकि बड़े दृढ़ निश्चयी हैं और जिन्होंने कहा है कि सख्ती के साथ निपटेंगे, तो सख्ती के साथ निपटना चाहिए ना। 5 लोगों की उनके शासन के अंदर हत्या हुई तो उनसे सख्ती के साथ निपटना चाहिए। देखिए, ये लोग, इन लोगों को भय हो गया है कि कुंदर की सीट पर मुसलमानों ने बीजेपी को वोट क्यों दिया। इस बात को लेकर के वहां इन लोगों ने आपस में लड़ाई करा दी। तो पुलिस के ऊपर तो गोली नहीं चल रही है, वो आपसी लड़ाई में इस तरह का घटना हुआ है। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय को आगे आना चाहिए और इसमें जाकर के हालात को देखें। मणिपुर नहीं बनाए संभल को। मणिपुर के अंदर तो उन्होंने जाने की जहमत नहीं करी, लेकिन संभल का जो सूरत हाल हो रही है, बहुत अफसोस की बात है। जो हट धर्मी तानाशाही चल रही है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। तमाम बयान हमने आपके सामने रख दिए। वो जो आरोप लगा रहे हैं वो भी और जो जवाब दे रहे हैं वो भी। 4 बेहद खास मेहमान इस वक्त मुकाबला में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की ओर से कौशल कांत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ है। बहुत स्वागत है कौशल जी आपका। निशा चौधरी आरएलजी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी से बहुत स्वागत सर आपका भी। और तहसीन पूनावाला बतौर पैनल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस पैनल में शामिल हो रहे हैं। चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हुए कौशल कांत जी, सरकार आपकी, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, उसके बावजूद जब दंगा भड़के तो ये खींच आपके विरोधियों की, ये कैसे हो सकता है? मीनाक्षी जी, पहले तो मैं इस बात पे ऑब्जेक्ट करूंगा कि ये दंगा नहीं है,
दंगा तो दो कम्युनिटीज जब आके आमने सामने खड़ी होती तब होता है। ये हमला था देश के संविधान पर, ये हमला था देश की कोर्ट पर, ये हमला था देश के प्रशासन पे, उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर। किसके द्वारा? जो समाजवादी पार्टी के वहां के सांसद और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जिनके भड़काने पर वहां की भीड़ आई और उन्होंने प्रशासन, शासन और कोर्ट के ऊपर हमला किया। दंगा बिल्कुल नहीं है। दंगे के लिए दो ग्रुप होने चाहिए, वहां ग्रुप ही नहीं थे। हमला हुआ है, देश के ऊपर हमला हुआ है, संविधान के ऊपर हमला हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बाइट सुन रहा था, कोई महाशय बोले थे शहीद हो गए। पत्थरबाज शहीद नहीं होते, पत्थरबाज गुंडे होते हैं, और गुंडे आपस में लड़े थे, वो गोली लगी और वो मर गए, वो शहीद नहीं हो। उन्हें शहीद मत बनाइए। तीसरी चीज बोले, कोई बोला था कि सस्पेंड कितने लोग हुए। किसको सस्पेंड किया जाए? प्रशासन पे हमला हो रहा है, प्रशासन सफर कर रहा है, पुलिस को गोली लग रही है, सैकड़ों पुलिस वाले घायल हो रहे हैं, और कह रहे हैं कि सस्पेंड किया जाए। किसको सस्पेंड किया? सस्पेंड तो समाजवादी पार्टी को, अपने एमपी और एमएलए को करना चाहिए, जो बिना किसी आदेश के, बिना किसी अधिकार के 19 तारीख के सर्वे में शामिल हुए, जो कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। वहां पे उनकी क्या जरूरत थी? यहां पर समस्या आती है। और जो सख्ती से निपटने की बात हो रही है, सख्ती से तो जरूर निपटा जाएगा। एक एक आदमी की फोटो लगेगी, एक एक फोटो निकाली जाएगी। अभी तक बात हो रही थी झूठ कितने बोले गए। झूठ, पहला झूठ ये बोला गया कि नोटिस नहीं दिया गया। साहब, ये सिविल केस था और सिविल केस में मस्जिद कमेटी के एडवोकेट वहां खड़े थे। दूसरी चीज, जो सर्वे का आदेश हो, उस सर्वे पे मस्जिद कमेटी के एडवोकेट के साइन हुए। दूसरा झूठ। तीसरा झूठ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट किया था एक वीडियो को, जिसमें उन्होंने बताया जय श्री राम के नारे के बाद दंगा बढ़ा। झूठ बोल रहे हैं, इतना सरासर झूठ कि देश के, प्रदेश के एलओपी है, विपक्ष के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उसके बाद वो इस तरह के झूठ फैला रहे हैं कि वहां पर जय श्री राम के नारे के बाद दंगा हुआ। इन्हें बांग्लादेश नजर नहीं आ रहा, इन्हें अफगानिस्तान नजर नहीं आ रहा, ठीक, इन्हें कुछ और नजर नहीं आ रहा, केवल अपना 20% वोट बैंक नजर आ रहा। और ये दंगा नहीं है, ये देश के संविधान पर हमला है। प्रदीप भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, कहीं ऐसा तो नहीं कुंदरकी के मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल दिया तो इसलिए समाजवादी पार्टी विचलित हो गई? ओम प्रकाश राजभर यही आरोप लगा रहे हैं आप पर। मीनाक्षी जी, देखिए, कुंदरकी में मुसलमानों ने वोट डाला, ये तो साफ नजर आपने कहीं दिखाया नहीं। लेकिन कुंदरकी में ये जरूर हुआ है कि कैसे सिविल, हाँ नहीं मैं बता, इतने बड़े परसेंटेज पर बीजेपी अभी आप 5 मिनट कौशल साहब बोले, आपने एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया। मुझे मेरी बात रख लेने दीजिए, जो बात रख लूं उसके बाद सवाल पूछ लीजिएगा आप। तो कुंदरकी में कैसे सिविल ड्रेस के अंदर पुलिस वालों ने वोटिंग करी, और कुंदरकी में नहीं, सारे पूरे 9 सीटों पे यही हाल रहा। अभी रवि किशन जी को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कश्मीर की तरह कर दिया। अरे साहब, आपने उत्तर प्रदेश को कश्मीर बना दिया, और ये जो 50 साल राज करने की आप जो लेके आ रहे हैं ना, इसमें आप पूरे भारत को कश्मीर बनाना चाहते हैं, उसी तरह का राज करना चाहते हैं। संविधान दिवस के दिन ये, अगर आपके कैमरामैन दिखा सकें, एक सुखद तस्वीर आई थी संविधान को लेके। बहुत संविधान की अभी बात कर रहे थे कौशल किशोर, ये संविधान को लेके एक बहुत अच्छी तस्वीर आई। इस तस्वीर का महत्व ये है कि संविधान आज भी हमारी रगों में बहुत गहरा है। हम उसकी आस्था, एक नागरिक उसकी आस्था रखता है। लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसका उदाहरण आप इस तरह से ही ले सकते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर 3 असंवैधानिक कार्य सरकार ने किए, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि असंवैधानिक सरकार, और असंवैधानिक सरकार संवैधानिक काम करने के लिए वोट मांगने जाती है। इस घटना के अंदर 6 मुख्य सवाल थे। अगर आप देखें कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, अगर आप इसमें से 2-3 महत्वपूर्ण बातों पे ही ध्यान दें तो ये जो मस्जिद थी, ये राष्ट्रीय धरोहर थी, ये राष्ट्रीय स्मारक का महत्व इसे हासिल था। एएसआई मोदी जी सरकार में भी ये लिस्ट में है, उसी के अंदर। तो कहीं एएसआई पार्टी थी इसके अंदर, इस केस के अंदर? ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे। और दूसरा, उससे भी बड़ा सवाल जो उठेगा वो उठेगा कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आपने, जब ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस टाइम के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब ने भारत सरकार से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा था कि आप अपना स्टैंड बताइए। इन्होंने 2 साल से ऊपर हो गए, अपना स्टैंड नहीं बताया। यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
और बड़े बड़े आपने उत्तर प्रदेश को जिस दंगों में झोंक रखा है, और वहां जब आपकी बात सुप्रीम कोर्ट में होती है तो आप बातें पलटते हैं, चाहे ये मैटर हो चाहे बुलडोजर का मैटर हो, आपने हर जगह अपनी बातें पलटी और आप कहीं अपने स्टैंड पे प्रदीप जी, मैं 2 मिनट का समय आपको और देती हूँ, लेकिन एक सवाल का जवाब आप दें। कोर्ट का आदेश आया सर्वे करवाने का, एएसआई की टीम सर्वे करने चली गई। मान लीजिए अगर किसी पक्ष को इस बात से आपत्ति थी तो वापस जाके अदालत में इसे चुनौती देती। क्या किसी भी सर्वे का प्रतिकार हिंसा भड़काकर, हंगामा करके, पत्थरबाजी करके, गोलियां चला के प्रतिकार हो सकता है? क्या जो दंगा हुआ वो दंगा सही था? नहीं, मैं जवाब देता हूं इसका। इससे पहले कौशल किशोर जी ने ये कहा कि वहां पे जो ये वो श्री राम किशोर जी को भूल जाइए। नहीं, मैं आपका उसी जवाब पे दे रहा हूँ, उसी जवाब पे आ रहा हूँ, उसी पे जवाब दे रहा हूँ। दंगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है, अगर आप दंगे की बात करना चाहती हैं। लेकिन जब आपने कहा कि नारे किसी के धार्मिक स्थल पे जाके नारे लगाएं और भीड़ लेके जाएं, आप कह रहे थे नहीं हुआ। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। ये कौशल किशोर जैसे लोग ऐसे एक्सपोज होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, पढ़ ले, पढ़ ले। 27 नवंबर आज की रिपोर्ट है, पेज नंबर बता दूं आपको, 10 नंबर पेज। इतने झूठे लोग हैं ये कि इनको कुछ समाजवादी पार्टी के झूठ फैलाना यहाँ पे आके और बड़ी बड़ी बातें करना, यही भारतीय जनता पार्टी का अब चरित्र रह चुका। आप अभी बात कर रहे थे। दूसरी आपने कहा वहाँ पे दंगा कराना सरकार का काम, आप लोग लेके जाएंगे। अगर हम मंदिर में, हमारे मंदिर में आके कोई दंगाइयों की अल्लाह अकबर कहेगा, अगर अल्लाह अकबर कहेगा मंदिर में आके और सर्वे करने कहेगा तो आप दंगा नहीं बता रहे। आप किस तरह के नारे करवा रहे हैं? आप नारे कर रहे हैं। अगर हमारे मंदिरों में कोई आके अल्लाह अकबर कहेगा तो आप दंगा नहीं, उसे दंगा भड़काना ही कहते हैं। आप दंगा करते। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 आज की रिपोर्ट है। पढ़ के आइए, पढ़ के आइए। आप लोग हैं झूठी पार्टी और झूठे आप लोग हैं। आज ठीक है प्रदीप जी, आपकी बात आ गई है। मैं तहसीन के पास जाना चाह रही हूँ। तहसीन, दोनों पक्षों को आप सुन रहे हैं। अव्वल तो मेरा पहला सवाल ही यह था कि प्रशासन को इस बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए थी, इंटेल उनके पास होनी चाहिए थी कि इतना बड़ा दंगा भड़काया जा सकता है। यहाँ पर तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं चूक करती है। लेकिन अभी आप समाजवादी पार्टी को भी सुन रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि किसी भी सर्वे के खिलाफ आप सीधा पत्थर लेकर सड़क पर उतर जाए? ये तो सुनियोजित साजिश है। जो सड़क टूटी नहीं वहां से आपने पत्थर कैसे उठा लिए? आपके हाथ में देसी कट्टा कैसे आ गया? गोलियां कैसे चल गई? ये महिलाएं छत पर से पत्थर बरसा रही थी, ये कैसे हो गया? थैंक यू। सुबह से फुटेज चल रही है, आप देखिए, केवल अखबार मत दिखाइए। अगर दंगा हुआ मीनाक्षी जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप ही के प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूँ। जो आपने कहा, मैं आपकी फुटेज पे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। 100% आपका फुटेज करेक्ट है, पत्थर चल रहे थे। अब मीनाक्षी जी, मैं आपसे सवाल पूछा बड़ी विनम्रता से। पत्थर आपके पास, मेरे पास, इनके पास, बीजेपी के प्रवक्ता के पास, किसी के पास होते नहीं है। तो प्रवक्ता पत्थर ऑब्वियसली इकट्ठा करने होते हैं। 100%। संभल कोई इतनी बड़ी एरिया नहीं है मुंबई या दिल्ली की तरह के प्रशासन को मालूम नहीं। तो जो सपा के प्रवक्ता कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, प्रशासन का इसमें हाथ है। आप सोचिए मीनाक्षी जी, से कुछ हफ्ते पहले मुझे शिरकत करने का मौका मिला इंडिया टीवी पे। बहराइच में दंगे हुए, वहां पर भी पत्थरबाजी हुई। मुझे बताइए, हम मार्स पे हमारे मिशन भेज सकते, ड्रोन से हमारे पास, ड्रोन टेक्नोलॉजी की माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते, ड्रोन फुटेज आप दिखा रहे हो, ड्रोन से पता नहीं चला कौन से टेरेसेस पे पत्थर थे? पत्थर इकट्ठा तो हुए होंगे ना, पत्थर चलने के लिए पहले पत्थर इकट्ठा होने चाहिए। यानी प्रशासन का हट्टा। अब मैं प्रशासन की वर्बैटम कोट करता हूं। एसपी साहब कहते हैं कुछ लोग बाहर से आए, वर्बैटम कोट करता हूं, बाहर से आए, सर्वे होना था। बीजेपी के प्रवक्ता आपके शो पे कहते हैं हमने नोटिस दिया तो आपको पता नहीं था ये सेंसिटिव था। आपने बाहर के लोग कैसे आने दिए? वो भी मुंह पर वो लगाकर, कपड़ा बांधे हुए, मास्क लगाकर। यानी कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में था। आपने क्यों वहां पर 144 का इक्विवेलेंट 163 क्यों नहीं लगाया उस वक्त कि बाहर वाले कोई नहीं आएंगे? तीसरी बात, क्या इंटेलिजेंस, जो आपका सवाल था, इतनी फेल हो गई जब बहराइच में गोली चली, यहां पर भी कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हुआ? किसी के पास बंदूक हो सकती है। संभल एक इंपॉर्टेंट जगह है कि बंदूक किसी के पास ऐसी होती है क्या? आपको कहते हो लोकल प्रशासन को ये नहीं पता था। एक लास्ट चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे बहराइच की बात हो जहां पर राम गोपाल मिश्रा जी गुजर गए,
वो एक गरीब घर से आते थे। यहाँ पर जो 5 लोग गुजर गए वो गरीब घर से आते थे। सिर्फ गरीब मरता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। भाजपा के जितने भी नेता है और उनके बच्चे विदेश जाते हैं, अंग्रेजी में पढ़ाई करते हैं। ये साइड पे जितने भी सारे सियासतदान है, जितने भी है, इनके सारे बच्चे विदेश जाके अंग्रेजी में पढ़ाई करते हैं। आपके तो पढ़े लिखे नहीं है, आप किसका नाम लेंगे? देश में नहीं पढ़े आपके तो। अखिलेश यादव जी तो देश में नहीं पढ़े, डिफेंस इंस्टीट्यूट में पढ़े। आपके तो अनपढ़ नेता है, आपके तो नेता अनपढ़ है, तो आप विदेश में क्या देश में नहीं पढ़े हो? कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा था। कौशल जी को मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नॉट जस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड था। इसमें फायदा सिर्फ भाजपा का नहीं हो रहा, भाजपा का तो हो रहा है पॉलिटिकल फायदा, दूसरी ओर उन लोगों का हो रहा है जो कट्टरपंथी कर रहे हैं। जितना पोलराइजेशन होगा, जो सेंट्रिस्ट पार्टी है जैसे कांग्रेस, जैसे सपा, उनका नुकसान होगा। ये 100% स्पॉन्सर है। आप मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ जी को सब पता होता है, ये नहीं पता है कि पत्थर इकट्ठा हो रहे, ड्रोन नहीं चलाया जाता। जब यही सवाल रुके ना, मुझे एक बार सबके कमेंट ले लेने दीजिए। निशा चौधरी जी भी हमारे साथ आरएलडी से पक्ष रख रही हैं। निशा जी, यही सवाल आज मैंने मुरादाबाद के कमिश्नर आजने कुमार सिंह से भी पूछा। आप ये बताएं कि दंगा हो सकता है, ऐसी भनक हमें यहाँ बैठकर लग रही है, तो आप लोगों को तो होनी चाहिए थी कि माहौल वहां पर गर्म हो रहा है, मस्जिद का सर्वे हो रहा है, मुस्लिम की धार्मिक भावनाओं के ये बिल्कुल खिलाफ है, जमीयत इसके खिलाफ खड़ी हो रही है, बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स बयान दे रहे हैं, और इसमें पॉलिटिकल लीडर्स की भी मैं बात कर रही हूँ, वो भी इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। इसके बावजूद इतना बड़ा दंगा आखिर भड़का कैसे? ये तो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। अब अगर विरोधी आप पर इल्जाम लगाएं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं, तो और क्या है फिर? मीनाक्षी जी, देखिए ऐसा है, एक होता है आप कह रहे हैं स्पॉन्सर्ड और फेलियर हो गया प्रशासन का। आप मुझे बताइए, पहले भी वहां सर्वे हुआ है, तब कोई दंगा फसाद नहीं थे, तब कोई झगड़े नहीं थे। लेकिन जैसे ही उपचुनाव में इतनी करारी हार होती है, तो ये हार हजम नहीं हुई। मुझे तो लगता है उस समय ये सुनियोजित किया गया कि कैसे हम जवाब देंगे, क्योंकि इस हार को कैसे दिखाएंगे कि कुंदरकी, जहां पर सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को मिले हैं, मुझे लगता है उसकी वजह से इन्होंने बिल्कुल सुनियोजित किया उस चीज को। और प्रशासन की जहां तक बात है, प्रशासन ने भी उस चीज को बहुत सीरियस लिया होगा। ऐसा नहीं है कि प्रशासन उस चीज को सीरियस नहीं लेता, लेकिन घर घर जाकर के प्रशासन एक एक घर में जाकर के ये नहीं चेक कर सकता कि आपके घर में पत्थर रखे या नहीं रखे। ये तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? प्रशासन अपनी कार्रवाई कानून के अकॉर्डिंग करता है, संसदीय मर्यादा में करता है, संविधान के अनुसार करता है, कानून की मर्यादा में करता है। एक एक घर जाकर के क्या चेकिंग ये हो सकती है? लेकिन अचानक इस तरीके की पत्थरबाजी होना, इसके पीछे 100% अपनी हार को छुपाना और इस जीत को बर्दाश्त ना करना, ये 100% वहां कुंदरकी के माहौल को देख के, संभल के माहौल को आपके सामने नजर आता। आप देखिए कि वहां पर कैसी जीत हुई। जो इनको लगा जितने टाइम से मुसलमान भाइयों को ये बहला रहे थे, फुसला रहे थे, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, आज बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया वहां पर। निशा जी, आपकी सरकार की कोई गलती नहीं है, इनपुट नहीं आ पाया, ठीक तरीके से पूरी तैयारी नहीं हो पाई। 4 लोग, भले मैं ये कहती हूँ कि आपका पक्ष ये कहे, आपके नेता ये कहे कि वो दंगा में शामिल होने वाले दंगाई ही क्यों ना हो, लेकिन हर एक जान कीमती होती है। क्यों वो 4 मारे गए? मीनाक्षी जी, जान बिल्कुल कीमती होती है, क्योंकि जो भी ऐसा अगर हादसा कहीं होता है तो वहां जो भी मानहानि कुछ भी होती है तो वो हमेशा ही एक भारत के नागरिक की होती है। आप उसको धर्म जाति में मत बांटिए, लेकिन ये विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी जो है, या तो उसको धर्म में बांटता है या तो जाति में बांटता है। आप उसको धर्म जाति से मत तोलिए। वहां पर जो भी हुआ वो कोई अच्छा नहीं हुआ, ये सभी हम भी कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे इनकी मंशा क्या थी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आरएलडी के प्रवक्ता ये बता दें कि प्रधानमंत्री जी का ये जो वक्तव्य था कि भाई हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये सही था? आरएलडी इसको सही मानती है? देखिए, बता दी नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपनी बात बताता हूँ। और दूसरी बात, पहले तो नहीं, आप नहीं कह पाएंगी, नहीं, मुझे मालूम है आप नहीं कह पाएंगी, आप नहीं कह पाएंगी, क्योंकि आपके गठबंधन धर्म आपको रोकता है। आपने जो सीटों के लिए वहाँ पे जो नया गठबंधन किया है वो हमें समझ में आता है। लेकिन उससे एक मीनाक्षी जी जो ये बात ये कह रहे थे, हम वो नहीं है। मैंने तो मैं एक सवाल पूछा था। मैंने मीनाक्षी, मेरा सवाल तो राष्ट्रीय लोकदल, आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब विचारधारा है जो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, तो क्या वो समाजवादी पार्टी ने स्पॉन्सर? उसमें बीजेपी का एमएलए अपराधी है, एमएलए सैनी अपराधी है। मतलब कौशल किशोर को ये नहीं पता कि बीजेपी का एमएलए कन्विक्टेड है, उसकी सदस्यता गई, और एक कौशल किशोर पढ़ के आएंगे
आइए, कौशल किशोर पढ़ के आइए। तहसीन, इतने सारे बयानों की फहरिस्त है। उन्हीं में से जब मैं जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी जी का बयान देखती हूँ, उन्हें सरकार पर विश्वास नहीं, चलिए एक राजनीतिक पहलू हो सकता है, उन्हें प्रशासन पर विश्वास नहीं, ये कानूनी पहलू हो सकता है, लेकिन अब उन्हें अदालत पर भी विश्वास नहीं। वो ये कहते हैं, सीधा सीधा टारगेट करते हैं कि अदालत बेईमान हो गई, सरकार ठीक नहीं, प्रशासन ठीक नहीं, कानून ठीक नहीं, सब कोई ठीक नहीं, तो क्या दंगाई ठीक है? मैंने शुरुआती अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या कहा, ये पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन एक तरफा नहीं हो सकता है मीनाक्षी जी, दो तरफा होगा। और जितने भी लोग हैं ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी। आरएलडी के प्रवक्ता मैम ने क्या कहा कि देखिए, पहली बार जब मैम ने कहा, कोर्ट भी पहले बात हो जाए। आई रिक्वेस्ट यू, मैं मौलाना पे टिप्पणी कर रहा हूँ, कोर्टों पे प्लीज, अगर आप मुझे इंटरप्ट नहीं करें तो। देखिए, मैम ने क्या कहा, पहली बार बीजेपी डरती है, आप वो लॉजिकल, अगर मैं लॉजिकल बात करूंगा वो आप मेरी आवाज आनी नहीं, कोर्ट आप देखिए, आरएलडी के प्रवक्ता मैम ने क्या कहा, पहली बार जब सर्वे हुआ तो किसी ने कोई पत्थरबाजी नहीं की, बिल्कुल, तो फिर इस बार क्यों हुई, ये सोचने वाली बात है। फिर उन्होंने कहा, मैम थैंक यू, मेरे को आपने रखा, ऐसे नहीं करता ना मैम, आप जानते हो मेरी बात, आप मेरे किसी के बीच में नहीं बोला। थैंक यू। ये इसलिए इस वक्त हुआ, पत्थरबाजी हुई। अगर एक दिन पहले नोटिस दी गई, क्या पुलिस की वहां पे तैनात नहीं थी? क्या लोग वहां पे पत्थर उठाते घर में ले जा रहे थे, पुलिस को नहीं पता था? तो पुलिस का वो स्टेटमेंट के बाहर से लोग आए, उसका वो कैसे तालमेल खाता है? पहली बात, ये बाहर से कौन लोग आए, क्यों अरेस्ट नहीं हुआ? दूसरी बात, बराइच हो या संभल हो, एसपी को क्यों सस्पेंड नहीं किया गया? तीसरी बात, कोई सर्वे के पहले कोई वहां पे प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, देखने को लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? ये कैसा प्रशासन है? ये फेलियर एब्सोल्युटली है, और ये इसलिए करवाया गया, मैं बता रहा हूँ, ये जानबूझकर इसलिए करवाया गया। मेरा क्वेश्चन जमीयत के ऊपर था, मेरा जमीयत भी क्या बीजेपी के लिए काम कर रही है? मैं आपको ये कह रहा हूँ, पोलराइजेशन दो तरफा होता है हमेशा, पोलराइजेशन एक तरफा नहीं होता है। पोलराइजेशन के लिए अगर हेड्स है तो टेल्स भी होना जरूरी है। सारे लोग पोलराइज कर रहे हैं ताकि अपना अपना सियासी फायदा हो। मेरी एक लाइन में इंटरप्ट मत करो, मैं इसके बाद नहीं बोलूंगा। आप फिर से सोचिए, जितने भी बड़े नेता इस साइड के, इनके सबके बच्चे विदेश जाते, अंग्रेजी में पढ़ते। जितने भी उस साइड के नेता है, जितने भी सारे लोग कहते हैं अदालत पे भरोसा नहीं, उनके बच्चे भी विदेश जाते, अंग्रेजी में पढ़ाई करते। आपको कहते हैं मदरसे में पढ़ो, आपको कहते हैं कि यहां पढ़ो, उनके बच्चे दंगे में नहीं मरते। एक भी बीजेपी का नेता का बच्चा नहीं मरेगा दंगे में, एक भी मौलाना साहब के बच्चे नहीं आएगी दंगे के अंदर। अगर कौम खतरे में है, धर्म खतरे में, इनके बच्चे क्यों नहीं आते पत्थर उठाते, इनके बच्चे क्यों नहीं आते तलवार उठाते, ये क्यों डॉक्टर बनते और आपके बच्चों को क्यों लाते दंगे में? सोचे, जो कांस्टेबल भी घायल हुए वो भी गरीब घर से आते, गरीब मरता है। इनका ना धर्म है ना इनका ईमान है, ये पोलराइज कर रहे हैं, आप लोग इसमें फंस रहे हो। कौशल जी, मैं सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तहसीन जी बहुत आप डॉक्टर हैं। नहीं आप डॉक्टर हैं। तो इसमें मेरी गलती है? डॉक्टर है तो मेरी गलती है इसमें? पत्थर उठा गए तो मुझे इसमें मेरी गलती है? मैं क्यों उठाऊंगा पत्थर? उठाएगा पत्थर आप? अभी कौन बीच में बोल रहा है तहसीन? अब मैं नहीं बोलूंगा। अब नहीं बोलेंगे ना? हाँ, अब बात करते हैं। आपने कहा कि पत्थर उठाते हैं, ये बताइए, प्रशासन का फेल्योर बताते हैं। जब कश्मीर में दंगा होता है, कश्मीर में पत्थर चलते हैं, प्रशासन का फेल्योर। बहराइच में होता है तो प्रशासन का फेल्योर। सीए प्रोटेस्ट होती है, प्रशासन का फेल्योर। सर्जिकल स्ट्राइक होती, प्रशासन, हर जगह प्रशासन का फेल्योर है। पर पत्थरबाज हमेशा, अमित शाह जी रिजाइन करें। पत्थरबाज हमेशा बिल्कुल सीधे साधे लोग होते हैं, उनको कुछ नहीं आता, वो बिल्कुल अनपढ़ होते, गवार होते। कोई भी अनपढ़ गवार को ले जाकर पत्थर चलवा सकता है। क्या 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 ज्ञान लेके आए और क्या लेके आए? दूसरी प्लीज सुनिए ना, आप हमेशा पुलिस पे सवाल उठाएंगे, कोर्ट के आदेश पे सवाल उठाएंगे, मंदिर का विरोध करेंगे, मस्जिद के साथ खड़े होंगे, जुमे की छुट्टी के साथ खड़े होंगे, घुसपैठियों के साथ खड़े होंगे, रोहिंग्या के साथ खड़े होंगे, बांग्लादेशियों के साथ खड़े होंगे। आज बांग्लादेश में इस्कॉन के मंदिर के पुजारी को अरेस्ट कर लिया गया, उसके लिए कोई नहीं बोलेगा। अफगानिस्तान में जब गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ था तो कोई नहीं बोला था। जब वहां पे बुद्ध की प्रतिमा 2001 में बम ब्लास्ट से उड़ा दी गई थी तब कोई नहीं बोला था। समस्या क्या है कि ये पोलराइजेशन जो आप कह रहे हैं ना तहसीन भाई, पोलराइजेशन तब होता है जब दो ग्रुप होते हैं। यहाँ तो सीधे कोर्ट के आदेश पे दंगाइयों का हमला था, यहाँ पोलराइजेशन कहाँ था? यहाँ पर पोलराइजेशन कहाँ था? एक लाइन मुझे दे दे, एक ही लाइन। बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत हो रहा है। अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होते, वो आ जाके हिंदुओं को बचाते। इंदिरा गांधी ने तोड़ा ना देश को, हमारे प्रधानमंत्री से कड़ी निंदा करेंगे। अखिलेश यादव के ठेकेदार तहसीन यादव, तहसीन फूलेवाला जी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ठेकेदार तहसीन फूलेवाला जी, मुझे ये बता दीजिए कि एक ट्वीट बोला गया, एक ट्वीट आया, प्रदीप जी की बात आने दें, ठीक है, प्रदीप जी की बात आने दें।
लग रहा है आज कुछ अपन ना बौखला गए, बौखला ना उन्हें नहीं। तर्क पता है, बिना तर्क की बात कर रहे हैं, खुद स्टैंड नहीं ले पाते हैं और उसके बाद बात कर रहे हैं कि एक ट्वीट बता दी। अरे देखा करें ना, एएनआई की वो देख लिए, क्लिप देख लिया, आपको अरे पता चला। क्लिपिंग आप पूरे दिन देखिए सारे मीडिया पे। देखिए सवाल यहाँ जमीयत से शुरू हुआ था प्रदीप जी, सवाल यहाँ जमीयत से शुरू हुआ था कि क्या अदालत को इस तरीके से बेईमान कहना, अदालत को भी कटघरे में खड़ा कर देना, क्या ये तरीका ठीक है? इनके लिए सरतन से जुड़ा बहुत अच्छा है। प्रदीप जी की बात आने थे। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को, अभी ये कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं वो फिर दोहरा रहा हूँ कि आप कश्मीर मत बनाइए उत्तर प्रदेश को। और अभी आप बात हो रही थी कि चुनाव, आप बीच में मत बोलिए कौशल किशोर, हिंदुस्तान बीच में कौशल किशोर मत बोलिए। बांग्लादेश में बनाइए हिंदुस्तान को। ये कौन सा तरीका हुआ डिबेट का? आप राष्ट्रीय पार्टी में, आप सरकार में, आप कर क्या रहे हैं फिर? ऐसे लोगों को बता रहे हैं, दंगाइयों के साथ, पत्थरबाजों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ, रोहिंग्या के साथ, सारे अपराधियों के साथ आप खड़े हो। कौशल जी, प्रदीप जी की बात आने दी, ये फिर वही बात हो गई। मैं अपना जवाब दे दूं, उसके बाद ये समाजवादी बता देना मेरे को। अरे समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी रही है। अब देखिए आपके टाइम में फिर जब बाकी बौखला जाते हैं, जब आपकी बात चलिए। तर्कहीन बात लेके आते हैं आप। दूसरी बात सुनिए, आपने कहा जब जैसे ये चुनाव पूर्ण हुए, आपको ये पता था कि इस पे मुद्दे उठने वाले हैं, कैसे बहनों माताओं के सामने पिस्टल तान के किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई, किस तरह से आपने बंदूक की नोक पे लूट करी, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पे आपने लूट करी, उससे बचाने के लिए। और दूसरा, सुनिए बीच में बोलिए, सुनिए कौशल किशोर, वरना मैं आपको फ्रस्ट्रेशन था दंगा, नहीं कुनरकी में हारे, उसी का फ्रस्ट्रेशन था ये दंगा। आपको मालूम था जिस तरीके से मॉब मोबिलाइजेशन किया गया, जिस तरीके पत्थरबाजों को लाया गया, जिस तरीके से बाहर से लोगों को बुलाया गया, लोकतंत्र की हत्या के सवाल जब पूछे गए तो आपने कहीं ना कहीं इस दंगे को सुनियोजित दंगा बनाया गया। और आप बात कर रहे थे 19 का सर्वे आराम से हुआ, आपको जानकारी का इतना अभाव है कौशल किशोर कि डीएम ने ये कहा कि 19 तारीख को सर्वे, हमारे एमपी साहब ने वहां दंगा में शुरू में 19 तारीख में जो गए, वो जाके उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अधिकार किसने दिया था जाने का सर्वे में? मैं ये कह रही हूँ खुद स्टेटमेंट है, आप सुनते नहीं। देखिए डिबेट को डिरेल कोई नहीं करेगा, ये मेरी डिबेट है, एक दूसरे के ऊपर आप मत बोलिए, सलीके से अपनी बात रखिए, जनता को बाप की बात समझ में आनी चाहिए। नहीं मेरे सवाल आएंगे कौशल जी, एक मिनट शांत। प्रदीप जी, मैं फिर आपसे दोबारा पूछ रही हूँ, क्या जमीयत ने जो कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा किया, आप उसकी निंदा करते हैं या नहीं? देखिए मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन कौशल किशोर बीच में ना बोलाएं, इतनी बौखलाहट क्या है? अगर आप नहीं अगर आप बीच में ना बोले तो मैं जवाब दूं ना। बिल्कुल, अगर ये बीच में लगातार कमेंट्री देते रहेंगे और जवाब नहीं देने देंगे, एक वाक्य इन्होंने तर्कपूर्ण नहीं बोला और उसके बाद बीच में बोले आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपनी पार्टी की इज्जत बचानी है, यहाँ खड़े हो गए। देखिए कोर्ट पे सवाल खुद बड़े कोर्ट उससे उठा देते हैं। आपने जो ये जजमेंट आया, क्या फाइनल जजमेंट है? क्या हाई कोर्ट इसको स्क्वैश नहीं कर सकता? क्या सुप्रीम कोर्ट में स्क्वैश नहीं हुए हाई कोर्ट के जजमेंट? तो क्या अगर जजमेंट में कोई सवाल उठा रहा है तो गलत है? दंगा करके, गोली चला करके, पुलिसवालों पे हमला करके, कोर्ट के आदेश को वायलेट करके, आपको इज्जत बचानी थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 19 तारीख को क्या कर रहे थे वहाँ पे? आपके विधायक का बेटा वहाँ पे क्या कर रहा था? वो भीड़ को इंस्टिगेट कर रहे थे। खुद पता है, आप बताओ ना, अगर सवाल उठाना और जजमेंट को बेईमानी के, कौशल जी आप सबके टाइम में बोल लीजिए। और प्रदीप जी, आप दोनों एक काम करते हैं, आप दोनों के लिए एक अलग मंच लगा देते हो, आप वहाँ पे दोनों एक साथ लड़ लीजिए। आपने सवाल मेरे से पूछा, आप मुझे मत कंपेयर करिए उनके साथ। सीधा सवाल पूछा था, जवाब मुझे देना है, बीच में वो बोल रहे हैं, आप उनके लिए बोलिए। बेईमानी कहना और उसको आगे दूसरी कोर्ट में चैलेंज करना, दोनों में फर्क होता है। इतनी पढ़ाई आपकी भी है, किसी ने अगर कोई शब्द गलत बोला है तो मैं उसका खंडन कर सकता हूँ, लेकिन किसी के शब्द का, किसी का, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन कोर्ट के हर फैसले पे ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, हर लोकतंत्र में, जनतंत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी सवाल उठे और इन्होंने उठाए हैं कई सवाल, और ये अलग असंवैधानिक काम करने वाले आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, आपकी बात आ गई। निशा जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि ना वहां पर पुलिस ठीक से काम कर पाई, ना वहां पे प्रशासन ठीक से काम कर पाया, और जो तहसीन ये कह रहे हैं कि आपके पास पूरा मौका था, आप ये इंटेल इकट्ठा कर सकते थे, इसके बावजूद आप नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पक्ष भी ये चाहता था कि अगर दंगा हो रहा है तो इसका काउंटर पोलराइजेशन होगा और 27 में उसका नफा होगा। मीनाक्षी जी, पहले तो आपकी इंटेंशन क्या है, सबसे पहले तो वो देखने वाली बात है। पुलिस प्रशासन ऐसा क्यों चाहेगा कि वहां दंगा हो जाए? हर जगह प्रशासन पे भी सवाल, अदालत पे भी सवाल, हर चीज पे सवाल उठाना गलत है।
आपने कहा कि प्रशासन की इसमें ढील हुई, वो तो अभी जांच के सामने आ जाएगा। अगर प्रशासन क्या इसलिए ढील दे रहा था कि उनके ऊपर पत्थरबाजी हो, उनके ऊपर गोलियां चले, क्या प्रशासन ऐसा चाहेगा? तो कहीं न कहीं वो जो प्लानिंग थी, वो जो योजना थी, वो इतनी अंदर से बिल्कुल योजनाबद्ध उस तरीके से काम किया गया कि इस हार को छुपाने के लिए क्या करें। वहां उनके विधायक और सांसद मौजूद थे, इसका मतलब वो इस योजना का हिस्सा थे। उसके बाद उनके आए हुए बयान देखिए आप, इन लोगों के बयान से समझ लीजिए कि अदालत भी गलत है, अदालत ही बेईमान हो गई है। मीनाक्षी जी, देश का सर्वोच्च पद जिसको हम कहते हैं हमारी न्यायपालिका, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। संविधान को रोते हैं, संविधान की एक भी बात ये मानते नहीं है, न्यायपालिका को ये मानते नहीं है, प्रशासन की किसी बात को ये मानते नहीं है, कानून को ये मानते नहीं है, और फिर उसी पे सवाल उठाते हैं। अगर वहां दंगा हुआ है तो दंगाइयों को कहो कि वो गलत है। आप कह रहे हैं वो गलत, वो गलत, वो गलत। दंगाई गलत हुए, पत्थरबाज गलत होते हैं, या फिर सरकार गलत होती है, अदालत गलत होती है। आप अदालत पे भी सवाल उठा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हैं। आप सवाल उन पे नहीं उठाएंगे जिन्होंने कट्टे घर में रखे थे, आप सवाल उन पे नहीं उठाएंगे जिन्होंने पत्थर मारे हैं, आप सवाल उन पे क्यों नहीं उठाते हैं? अगर आप हार गए हैं तो हार को हजम कीजिए, उस हार को मानिए कि वहाँ की जनता, चाहे मुस्लिम थी, हिंदू थी, सभी ने वोट कितना है या क्या नहीं है, गठबंधन में वोट डाला है, और इसीलिए एनडीए के प्रत्याशी को इतनी बहुमत से जिताया है। और ये बात इस बात से साबित होती है, हारने के बाद हमेशा यही कहते हैं मीरापुर बहुत अच्छे से जीते हैं, और मीरापुर की कैंडिडेट राष्ट्रीय लोकदल की आवाज ना एक बार चर्चा थोड़ी सार्थक हो जाए। मुझे एक बात बताएं कि पॉलिटिकल इंटेंशन किसी का क्या है क्या नहीं, वो तो जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दंगाइयों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। कट्टा कहां से आ गया, पत्थर कहां से आ गए, उन लोगों, वो लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? दंगाइयों पर कोई क्यों सवाल नहीं उठा रहा? उठा रहे। मैं कह रहा हूँ अगर कोई पत्थर मारता उनको आप प्लीज आप मैम, अगर हर चीज में आप लोगों को मेरे बीच में बोला तो मैं छोड़ देता हूँ, आप रुक दीजिए ना, आपके मेरे साथ। आप देखिए मैम, जब भी ये पत्थरबाजी होती है, ये पहले तो डिबेट आप नहीं कर रहे हो पत्थरबाजी का, राजस्थान में भी हुआ, वेस्ट बंगाल में भी हुआ, ये बीजेपी राज्य में जहां जहां बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा चाहिए वहां क्यों होता है? आप सोचिए इस चीज पर। आज से कुछ महीने पहले हरियाणा में हुआ, यहां से महज कुछ किलोमीटर दूर AK-47 चली, आप इंडिया टीवी ने इसे कवर किया। बहुत बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, उनके अलायंस पार्टनर्स ने कहा हम इसकी जांच करें। कितने लोग पकड़े गए मैम? ये हमारे मुल्क के अंदर वेपन्स आ रहे, ये कहां से आ रहे? इंटेलिजेंस को पता नहीं, ये एक पैटर्न नहीं बन गया मैम। जब देखो पत्थरबाजी, जब भी बीजेपी किसी तकलीफ में होती पत्थरबाजी हो जाता है, वेपन्स आ जाते हैं। आप सोचिए, और इतने सारे पूरे देश में होने के बावजूद एक नहीं पकड़ा जाता। ना मध्य प्रदेश में पकड़ा गया, ना हरियाणा में पकड़ा गया। हरियाणा में AK-47 चले, इंडिया टीवी की रिपोर्ट है। कहां से आए ये कहां से आ रहे देश में? ये इनका प्रशासन का क्या फायदा, मैं उसका जवाब देता हूं। क्योंकि ये चाहते कि जो इश्यूज है पार्लियामेंट में ना उठे, बेरोजगारी के इश्यूज ना उठे, इसलिए वो इश्यूज डाइवर्ट करना चाहते। वो इश्यूज डाइवर्ट करने के लिए ये दंगे करा रहे, वरना किसी भी प्रशासन में सस्पेंड होना चाहिए। तहसीन भाई, मुझे लगता है कि फिर 1970 के पहले तो देश में कभी दंगे हुए नहीं थे, कभी पत्थर चले नहीं थे, बीजेपी तो नहीं थी उस समय, बिल्कुल नहीं थी, तो फिर क्यों चले थे? कांग्रेस को ये समस्या आपको सरकार, अरे सुनिए ना, सुनिए प्लीज तहसीन भाई, आपका ये कहना है कि अगर किसी के घर में डकैती हो जाए तो डाकू तो बेचारा इनोसेंट था, बहलाया गया था, चौकीदार दोष है, पुलिस का बीट कांस्टेबल जो वहां खड़ा उसका दोष है। ये लॉजिक कहां से लाते हैं ये लोग? ये लॉजिक लाते कहां से हैं? ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आते हैं और ये लॉजिक लाते हैं कि डाकू इनोसेंट है, डाकू इनोसेंट है और बीट ऑफिसर गिल्टी है। यही सोच देश को बर्बाद कर रही है। आप लोग सिर्फ 5 साल की सरकार के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी देश के भविष्य के लिए काम करती है। आज भी मोदी जी कहते हैं कि हम 2047 के भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कहते 5 साल सरकार किसकी चलेगी, लेकिन आप सिर्फ 5 साल सरकार के लिए देश की जनता को लड़ा रहे हैं, दंगा करा रहे हैं, पत्थरबाजों के साथ खड़े हुए हैं। जिस तरीके से देखिए, दर्शकों ने प्रदीप जी आपकी भी बात सुन ली, कौशल जी की भी बात सुन ली, RLD का पक्ष से लेकर तहसीन पूनावाला को भी सुन लिया। सब कुछ जनता के सामने है। उसे किसके पक्ष पर यकीन है और किसे वो नकार देती है, वो अपने वोट से भी तय कर देती है। आज मुकाबला में बस इतना ही। आप चारों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।